प्यारे विद्यार्थियों, @Unique+2.0 पर क्लास 10th की साइंस की नई क्लास के साथ हम आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हो रहे हैं। आज की जो क्लास है, हमारा जो ये मानव नेत्र वाला चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? मानव नेत्र वाला चैप्टर था और प्रिज्म वाला चैप्टर था। इसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जिस दिन हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, तो प्रिज्म पढ़ने के बाद में हम लोगों ने एमसीक्यू पार्ट 2 पढ़ लिया था, सॉरी पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। एमसीक्यू का क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू के, मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना कोई देरी किए हम लोग क्या करते हैं, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं, एमसीक्यू ओपन करेंगे और उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, जब भी आपको किसी एमसीक्यू का आंसर देना हो, तो आंसर देने के साथ साथ में आपको उस क्वेश्चन का एक ऑथेंटिक रीजन आना चाहिए कि हाँ, इस कारण मैं इसका ये आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टेस्ट 2 हमको सॉल्व करना है। चलते हैं भाई, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि प्रिज्म से भीतर होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अपने घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहीं कहीं कुछ किताबों में इसको परिक्षेपण भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परिक्षेपण लिखा जाता है, वर्ण विक्षेपण लिखा जाता है, वर्ण विक्षेपण लिखा जाता है। अंग्रेजी में बात करोगे तो इसको कलर डिस्पर्सन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कलर डिस्पर्सन लिखा जाएगा। होता क्यों है ये? अगर हम इसके रीजन की बात कर लें कि ये होता क्यों है, तो इसका रीजन विभिन्न रंगों की चाल, विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल, विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या होगा? अलग अलग रंग के लिए, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए विचलन अलग अलग होता है, विचलन अलग अलग होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, ये मिक्स होता है कितने कलर का? 7 रंग का मिश्रण होता है, जिनको आप लोग विबग्योर के नाम से जानते हो। विबग्योर बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के नाम से जानते हो। तो ये हो गया 7 कलर। इन्हीं 7 कलरों का यह मिश्रण होता है। अब प्रत्येक की चाल अलग अलग है, प्रत्येक का विचलन भी अलग अलग होगा। तो जब प्रिज्म से डबल रिफ्रैक्शन होगा तो होगा क्या कि हर रंग की किरण अलग अलग अपवर्तन शो करेगी, अलग अलग विचलन शो करेगी, अलग अलग डेविएशन शो करेगी, तो हमको अलग अलग दिखाई देगी। और इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कांच के प्रिज्म में से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, क्यों होता है? तो क्यों होता है, इसके लिए इसका जो मूल कारण होगा, सबसे पहले हम लोग मूल कारण पर जाएंगे। मूल कारण यही है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल, विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये इसका मूल कारण है। अब जब चाल अलग अलग हो जाएगी तो इसके कारण क्या क्या अलग हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। जब चाल अलग हो जाएगी तो इसके कारण इनका अपवर्तन अलग अलग, यानी अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएगा। विचलन भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलन भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, झुकाव भी अलग अलग हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का मूल कारण क्या है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई?
कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। अब आमतौर पर ये सिग्नल हम देखेंगे तो हमको आ जाएगा कि भाई रोड वाला सिग्नल है या किसी को संकेत दिया जा रहा है। ये जो सिग्नल है ये कहाँ का सिग्नल है, सबसे पहले हम बात करते हैं। रेटिना पे जो प्रकाश सुग्राही, कौन सी भाई, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं लगी होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं लगी होती हैं, ये वहाँ का सिग्नल है। ये कोशिकाएं करती क्या है, रेटिना पर जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का सिग्नल ले जाकर के मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क उस सिग्नल को क्या करता है, रीड करता है। और रीड करने के बाद में मस्तिष्क उस सिग्नल को रीड करता है, रीड करने के बाद में क्या बताता है, इसका हमें वास्तविक के साथ साथ में सीधा इमेज दे देता है। वास्तविक होता है और सीधा इमेज हमको क्या करता है, दे देता है। तो ये हो गया। तो ये सिग्नल कहाँ की बात है भाई, रेटिना पे। प्रकाश अब पूछा सिग्नल की व्याख्या कहाँ हुई, तो अब आप देखिए इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में आपके मन में तुरंत आंसर आ जाएगा कि इसकी व्याख्या कहाँ हुई है, हमारे ब्रेन में हुई है, यानी कि मस्तिष्क में हुई है। जो भी प्रकाश सुग्राही की कोशिकाओं से सिग्नल मिला उसकी व्याख्या कहाँ पे हुई, ब्रेन में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन। अब नेत्र में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अपवर्तन कहाँ पे होगा, ठीक है, अपवर्तन कहाँ पे होगा। तो आपके मन में आएगा कि सर जी अपवर्तन तो जो उसमें नेत्र लेंस लगा होता है उसके द्वारा होगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ नेत्रोद, नेत्रोद का मतलब क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, तो हम ये लिख दे रहे हैं नेत्रोद, ठीक है, नेत्र लेंस में होगा, इसी को क्या कहा जाएगा, नेत्रोद कहा जाएगा। अब मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस नेत्रोद के 2 पृष्ठ होंगे, कितने पृष्ठ होंगे, 2। एक होगा बाह्य पृष्ठ जो बाहर की ओर होगा और एक होगा आंतरिक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ होगा, आंतरिक पृष्ठ होगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अपवर्तन कहाँ पे होता है, तो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अब इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर सबसे ज्यादा अपवर्तन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो जब आप लोग क्षमता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्षमता, वो भी उत्तल लेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये क्या होता है 1/f जब यह मीटर में हो, और यही हो जाता है 100/f जब ये क्या हो, सेंटीमीटर में हो। यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हैं क्या कि यदि उत्तल लेंस है तो F क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल है, तो F कैसा होगा, निगेटिव होगा। ओके, अब F का मान क्या है, 20 दिया हुआ है, उत्तल है, तो ये क्या हो जाएगा, +20, 21 जा 20, 25 जा 100, कितना हो जाएगा, +5। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कोई विकल्प है, तो 2 -5 -2, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आया वो हमको मिल ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो जैसे इस प्रश्न का आपके सामने ये प्रश्न आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर जी इसको कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्निया। ध्यान रखिएगा, कार्निया को कहीं कहीं पर स्वच्छ मंडल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वच्छ मंडल भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कार्निया हमेशा स्वच्छ रहने का मतलब ये है कि अगर स्वच्छ रहेगी तभी प्रकाश होगा। एक्चुअल में होता क्या है, हमारी आंख में अगर कुछ भी पड़ जाता है तो ये जो मेरा उभरा हुआ भाग है यहाँ पे नहीं टिकता है, किनारों पर भी आकर के टिकता है, इसलिए इसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्निया और स्वच्छ मंडल दोनों, कार्निया और स्वच्छ मंडल दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया क्लास 4th 5th का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जैसे ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, जब प्रिज्म से आकर के इसका वर्ण विक्षेपण होता है तो 7 कलर मिल जाते हैं, ऐसे ही इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7। वेरी इजी क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर हमसे कह रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी। तो अब चलिए भाई बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? एक हो गया निकट दृष्टि दोष, एक क्या हो गया दूर दृष्टि दोष, एक क्या हो गया जरा दृष्टिता, और एक चौथा होता है आबिंदुकता। चौथा क्या होता है? आबिंदुकता। इतने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। दूर करने के लिए जो लेंस यूज किया जाएगा, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए क्या यूज किया जाएगा? अवतल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस, इसके लिए बाईफोक्सी, बाईफोकी या बाईफोकल लेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल उत्तल, तो बाईफोकी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सर्वाधिक होता है? तो जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो जो हमारा बैगनी रंग होता है, कौन सा रंग होता है? ध्यान से देखिएगा, जो हमारा बैगनी रंग होता है इसका झुकाव सबसे ज्यादा होता है, इसी का विचलन भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम प्रकीर्णन की बात करें, किसकी बात करें? प्रकीर्णन की, तो हमारे पास ऐसे कहाँ से शुरुआत होगी? विबग्योर से शुरुआत होगी। तो ये जो हमारा ब्लू और वायलेट होता है, यानी कि कंबाइन में देखें तो जो हमारा नीला रंग होता है इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और जो हमारा लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। क्या होगा भाई? सबसे कम होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है किस रंग का अधिक प्रबलता से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देने लगता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके कारण जो हमें सूर्य होता है वो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखता है। वही आपसे पूछ रहा है कि कितने मिनट पहले दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 मिनट पहले। कितने मिनट पहले? 2 मिनट्स पहले वो हमको दिख जाता है। क्यों दिखता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक की आकृति होती है, नेत्र गोलक की आकृति होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। नेत्र गोलक गोलाकार होता है, कैमरे की भांति होता है, इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव को, अब आपके सर जी आपको क्या बताए होंगे? सर जी बताते हैं कि जो टिंडल प्रभाव होता है ये कहाँ पे दिखाई देता है? तो आप लोग बताते हैं कोलाइडी विलयन में। किसमें? कोलाइडी विलयन में। अब हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हमारे कोई भी कोलाइडी विलयन लिखा ही नहीं है। यदि लिखा होता इसमें क्या है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। अब हम एक एक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव है क्या? टिंडल प्रभाव है कि कोलाइडी विलयन, टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण
उपस्थित कण प्रकाश के मार्ग को दृश्यमान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दृश्यमान कर देते हैं। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अब बाजार में हम जाएंगे तो बाजार में हमें मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है तो उसका मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा। हम खेत में जाएंगे तो वहां पर भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि हम किसी बगीचे या किसी घने जंगल में पहुंच जाएं, घना बगीचा हो या घना जंगल में हम पहुंच जाएं, तो वहां पे होगा क्या कि सूर्य की रोशनी जो आ रही होगी वो हमको दिखेगा जैसे कोई टार्च जला रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बंद कमरे में हो, सुबह सुबह सूर्योदय हुआ हो और एक छोटी सी खिड़की या छोटा सा सुराख उसमें खुला हो तो एक रोशनी आती है, बेलनाकार होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई टार्च जला रहा हो, जिसमें छोटे छोटे कण क्या करते हैं? मूव क्या करते हैं। तो ऐसे ही जंगलों में आपको लाइट क्या होगी? इसी तरीके से दिखाई देगी। तो आपका आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव को आप कोलाइडी विलयन के साथ साथ कहाँ में? फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, क्या कहलाती है? कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? तो कार्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है परतारिका। क्या कहा जाता है? उसको परतारिका कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब थ्योरी की क्लास है, थ्योरी में आप लोगों को सब डिटेल में बताया गया था। अगला लिखा हुआ है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। जैवमंडल भाई इसमें लिखा हुआ है, जलमंडल, वायुमंडल। अब जैवमंडल की बात करेंगे तो इसमें सूक्ष्म नहीं, बड़े बड़े यानी जितने भी जीवित चीजें हैं सब आती हैं, जीवित अजीवित चीजें सब आती हैं, तो जैवमंडल। जलमंडल में वाटर के कण भी क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बचा वायुमंडल। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण वायु है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। और वायु के जो कण होते हैं कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका क्या नियंत्रित करती है भाई? तो परितारिका जो नियंत्रित करती है वो पुतली का साइज नियंत्रित करती है। किसका साइज नियंत्रित करती है? पुतली का साइज नियंत्रित करती है। ओके, ये सब आप जब हम लोग नेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें डिटेल में पढ़े हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? बृहत संख्या। बृहत माने होता है अधिक। बृहत माने क्या होता है? अधिक। अंग्रेजी बोले तो मोर। संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं वो हम आप लोगों ने जब रेटिना पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेटिना। रेटिना पर हम लोगों ने पढ़ा था 2 बिंदु होते हैं। रेटिना पर हम लोगों ने पढ़ा था कितने बिंदु होते हैं? एक होता है येलो स्पॉट जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट होता है भाई? ब्लाइंड स्पॉट होता है, अंध बिंदु कहते हैं। तो जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ से प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं निकल करके कहाँ पे जाती हैं? ब्रेन से टच होती हैं, जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं और ब्रेन एनालिसिस करके हमको क्या करता है? सारी चीज़ों को दिखाता है। एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए, ब्रेन को सिग्नल दिया गया। ब्रेन को क्या दिया गया? सिग्नल दिया गया। सिग्नल देखने के कितने समय के बाद में वो रिफ्लेक्ट करके हमको आंसर दे देता है कि ये चीज़ है? तो ये जो समय है 1/10 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है भाई? 1/10 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के 10वें भाग में हमारा ब्रेन एनालिसिस करके उस सिग्नल का इमेज हमें बता देता है कि आप इस चीज़ को देख रहे हो। यही कारण है कि जब हम कोई चलचित्र देख रहे होते हैं, मीन्स गतिमान चीज़ें देख रहे होते हैं, यानी कि जिसमें अगला फिगर नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे कोई आप गाना देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग फिगर कंटिन्यू आते रहते हैं और सारे फिगर हमको अच्छे से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेत्र सिग्नल भेजता है उस सिग्नल का 1/10 सेकंड में ब्रेन हमारा रिप्लाई करके आंसर दे देता है कि आप ये चीज़ देख रहे हो। तो बहुत कम समय, 1/10 सेकंड जो समय होता है बहुत कम समय होता है, इसीलिए सारी चीज़ें जो हम कंटिन्यूस देखते रहे होते हैं वो भी हमको दिखाई दे देता है। अब पूछा है बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो भाई ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है?
विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल। अब विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करेगा कौन सी कोशिका होगी? तंत्रिका कोशिका होगी। अब कौन सी तंत्रिका कोशिका विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो ऐसी तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका के साथ साथ में प्रकाश सुग्राही हो। अब प्रकाश सुग्राही होगा तो ये कहाँ से निकलेगा? रेटिना से निकलेगा। और रेटिना से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ब्रेन में यानी मस्तिष्क में जाएगा। ब्रेन क्या करेगा? 1/10 सेकंड में एनालिसिस करके हमको आंसर दे देगा। अब पूछ रहा था विद्युत सिग्नल तरंग कौन उत्पन्न करता है? तो भाई प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं जो होती हैं यही क्या करती हैं? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किस दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, तो ये अभी सारा हम बता चुके हैं। अवतल निकट के लिए, उत्तल दूर दृष्टिदोष के लिए, बाईफोकल के लिए, जरा दृष्टिदोष एंड बेलनाकार के लिए अबिंदुता। यहाँ पे अवतल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टिदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आपसे क्या कह रहा है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक प्रकार का रोग है, ऑपरेशन से सही होता है। ऑपरेशन के बाद में काला चश्मा लगाया जाता है। इसमें होता क्या है कि स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस यानी कि जो हमारा नेत्र लेंस है, इसमें होता क्या है कि नेत्र लेंस थोड़ा धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये दोनों आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो हल्का दूधिया कलर की हो जाती है, जिससे हमारा नेत्र लेंस क्या होता है? धुंधला हो जाता है। तो जब इसका ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं कि उस लेंस के ऊपर की उस परत को हटा देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि लेंस इतना धुंधला या इतना धुंधिया हो जाता है कि ऑपरेशन करने के बाद में लेंस को ही चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेंस को ही चेंज करना पड़ता है। लोग बताते हैं कि मेरी आंखों में इतने हजार का लेंस लगा हुआ है, इतने हजार का। तो उनके मोतियाबिंद में एक्चुअल में क्या होता है कि लेंस बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है और उसकी परत हटाने से वो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो परत नहीं हटाई जाती है, तब क्या किया जाता है? ऑपरेशन करके लेंस को ही बदल दिया जाता है। लेंस को ही बदल दिया जाता है। और यदि मोतियाबिंद की शुरुआती स्थिति में हम डॉक्टर के पास में पहुंच जाएंगे तो उस अवस्था में हमारा लेंस चेंज नहीं होगा। लेंस के ऊपर लगी हुई परत को बाई सिस्टमेटिक ढंग से उसको हटा दिया जाता है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो जब अधिक की बात आएगी तो नीला रंग। कौन सा रंग भाई? नीला रंग। एक सेकेंड, अधिक की बात आएगी तो कौन सा रंग? अधिक की बात आएगी तो ये वाला रंग, नीला रंग। और अगर कम की बात आएगी तो कौन सा? कम की बात आएगी तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल का प्रकीर्णन कम होता है, इसी वजह से इसका उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? क्या कह रहे हैं भाई कि जो प्रिज्म था, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बोले तो 7 कलर का सेगमेंट, 7 कलर का सेगमेंट जो मिला था, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। विबग्योर बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? तो 1 and 1 आंसर होगा सर आइजैक न्यूटन या ओनली न्यूटन। जो भी लिखा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूटन ने, तो न्यूटन हो जाएगा। अगर इनका पूरा नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा सर, क्या लिखा जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। ठीक, इन्होंने ही किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारे न्यूटन चाचा मिले ना हो।
न्यूटन चाचा ने क्या किया है, लगभग सभी खोजों में अपना योगदान दिया है। अब एक पहली दर्जे का सवाल आया है। पहली दर्जे का सवाल क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यही हमसे पूछ ले किसमें, कांच में। तो कांच में इसकी चाल 1.5 × 10⁸, सॉरी गलत हो गया है, कांच में पूछ ले, क्या पूछ ले, कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में पूछ ले तो पानी में जो इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ या फिर वायु में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। अब हम आपको बताएं, इसको जानने का तरीका ये जान लीजिए, जब आ जाए कि प्रकाश की चाल किस में अधिकतम है, जो भी माध्यम दिया हुआ है आप उनको देखिए और देखने के बाद में उनकी डेंसिटी पर विचार कीजिए। किस पर, डेंसिटी बोलें तो घनत्व पर विचार कीजिए। जिसका घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, सघन में क्या होगी, कम होगी, और विरल में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम, हवा, जल, सीसा, हीरा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे इनमें से सबसे कम, तो जो हमारा हीरा है, हीरा सबसे ज़्यादा क्या होता है, सघन होता है। इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, 2 से भी ज़्यादा होता है, सब नियर अबाउट 2 से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद में है सीसा, इससे थोड़ा कम, फिर जल उससे थोड़ा कम, और हवा सबसे ज़्यादा विरल होती है, इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यही कम पूछा होता तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, हीरा या फिर डायमंड हो जाता, हीरा या फिर क्या हो जाता, डायमंड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। आज हम एक चीज बताने जा रहे हैं जो आज तक हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं सुना हो। क्या नहीं सुने होंगे, जैसे कोई चीज हमें कलरफुल दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है भाई, कलरफुल दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहोगे कि ये इस रंग की है इसलिए हमको दिखाई देती है। वास्तव में किसी भी चीज का कोई भी अपना कलर नहीं होता है। वास्तव में किसी भी चीज का अपना कोई कलर नहीं होता है। एक्चुअल में जो कलर हमको दिखाई देता है वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, या अगर हम बोलें तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जैसे एक्चुअल में होता है क्या, जैसे आपने पढ़ा है कि पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण, उसको मैं गलत साबित कर रहा हूँ। पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण नहीं दिखाई देता है, उसका मेन रीजन है प्रकीर्णन। क्यों, क्योंकि आप विश्वास कीजिएगा, शुरुआत में जब आप छोटे थे तो आपको बताया गया पत्ती का रंग हरा होता है, फिर बताया गया पत्ती हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, फिर बताया गया कि क्लोरोफिल हरा होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का एक लवक पाया जाता है इसके कारण, फिर उसके बाद में उसके अंदर भी ये लवक पाया जाता है, ऐसे ऐसे। तो इन सब का रीजन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या क्या, जब सूर्य का प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु क्या करती है, सारे रंगों को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद जिस रंग का वो क्या करती है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन करती है, प्रकीर्णित रंग ही हमको दिखाई देता है। रिजल्ट में हमें वही रंग दिखाई देता है। किसी भी वस्तु का रियल कलर कोई भी नहीं होता है। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, बिना प्रकाश में किसी वस्तु का कलर देख लीजिए, सब काले काला दिखाई देगा। बिना लाइट में, यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है, यानी कि आपको फिजिक्स बिलीव नहीं हो रहा है, तो विदाउट लाइट, प्रकाश ना हो और प्रकाश ना हो, इस स्थिति में आप जाइए देखिए, सब क्या दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा। ठीक है। और यदि प्रकाश होगा तो वहां प्रकीर्णन के कारण ही वस्तुएं हमें कलरफुल दिखाई देंगी। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को क्या बनाता है, दृश्य बनाता है। क्या बनाता है भाई, दृश्य बनाता है। कलरफुल चीजें हमको प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन है भाई? नेत्र का रंगीन भाग यही तो है। चलिए आगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देगा? जब बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे, वायुमंडल को क्रॉस कर जाएंगे, वायुमंडलीय जो है प्रकीर्णन नहीं उनको दिखाई देगा, तो काला काला होगा। कैसा होगा? काला काला होगा। वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो सारी चीजें कैसी दिखाई देंगी? काली काली दिखाई देंगी। ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं, अंतरिक्ष से जो हमारा आकाश है कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और पृथ्वी से कैसा दिखेगा? पृथ्वी से ये नीला दिखेगा। क्यों? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि चंद्रमा से कैसा दिखेगा, तो चंद्रमा में भी चूंकि क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो वहां से भी काला ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो जिस समय सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा होता है, अगर सूर्योदय हो रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में और सूर्यास्त हो रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारा आकाश होता है, कुछ सराउंडिंग ऐसे लेकर के किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है। इसी को रक्ताभ कहते हैं। रक्ताभ का मतलब कि जैसे रक्त लाल होता है, इसी तरीके के लाल कलर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसे दिखता? ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, और जब कोई कलर नहीं दिखाई देगा तो वो कैसा होगा? काला होगा, यानी ब्लैक होगा। काला होगा यानी ब्लैक होगा। आज आप लोग जाइएगा घर पे, देखिएगा, बिना लाइट में किसी वस्तु को देख करके आइएगा और बताइएगा हमको कमेंट करके कि विदाउट लाइट में वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। सबका आंसर यही होगा, काला काला, चाहे लाल, नीला, पीला, गुलाबी जो भी लेकर के आप चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय, सुबह और शाम यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, इस समय ये रेड कलर में होता है, लेकिन जब दोपहर हो जाता है और हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल वाइट होता है, चमक बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाता है। ठीक, तो ये सेकंड सेट था, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, एक इसका छोटा सा सेट बचा हुआ है, यहाँ 25 से मत डरिएगा, इसमें जो है केवल नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, तो इनको भी हम लोग निपटाते चलते हैं। निपटाते चलते हैं का मतलब सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कोलाइडी विलयन में, अब भाई कोलाइडी विलयन में जो प्रकाश का कण होगा तो टिंडल प्रभाव, ये तो बच्चा जानता है। इस पहला क्वेश्चन कोई मतलब का ही नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? तो तारों का टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। किसके सिद्धांत पर होगा? अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, मान लीजिए कोई क्या है, स्टार है। अब यहाँ से लाइट आई, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी तो एटमॉस्फेरिक कणों के द्वारा इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो एक बार प्रकाश इधर आया, इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर चला गया, तो हमारी आंखों पर प्रकाश क्या होगा? रुक रुक कर पहुंचेगा। अब जब ये रुक रुक कर पहुंचेगा तो हमको ऐसा लगा कि तारे क्या हो रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जिस डायरेक्शन में सन होगा, अगर सन ईस्ट में है, सन किस में है? ईस्ट में है, तो ये किस में बनेगा? वेस्ट में बनेगा। अब अगर सन वेस्ट में है, सन कहाँ पे है? वेस्ट में है, तब ये कहाँ पे बनेगा? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो ये 2 मिनट पूर्व वाली घटना है, ये किस घटना के कारण होती है? ये प्रकीर्णन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकीर्णन के कारण हमको ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ये जो अभी आप लोगों को बताए थे क्या, कि ब्रेन में जो सिग्नल का वर्कआउट टाइम होता है, क्या होता है? 1/10 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है उसको एक ग्रीक अक्षर है जिसको क्या कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है, इसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये लैम्डा, बा भी लगा हुआ है बीच में, ग्रीक अक्षर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो हम आपको बता चुके हैं, माध्यम जैसा होगा उसी के अनुरूप प्रकाश की चाल होगी। सघन होगा तो कम होगी, विरल होगा तो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? जो सबसे ऊपर होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण, अभी आप लोगों को बताए हैं कि तारे के टिमटिमाने का कारण जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय, देखो परावर्तन और अपवर्तन पे ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का प्रकाश हमारे पास रुक रुक तक पहुंचता है, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से MCQ सीरीज क्या होती है, इस चैप्टर के लिए एंड होती है। चैप्टर नंबर 10 हम लोग क्या किए, क्लास 10 का थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ में कंप्लीट कर लिए, MCQ के साथ। ओके, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग।